गाइस, इस वीडियो में हमारी लेटेस्ट सीरीज मार्शल पीक की एपिसोड 1 से लेकर 10 तक एक लॉन्ग वीडियो में अपलोड की गई है एंड आई होप कि ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और कल ही इसके आगे के एपिसोड्स और एक और लॉन्ग वीडियो में जो कि एपिसोड 11 से लेकर 15 तक है वो हमारी इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो प्लीज गाइस हमें सपोर्ट करो। सो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। एपिसोड की शुरुआत ही एक फाइटिंग सीन से होती है जहां हम इस सीरीज के मेन लीड यांग काई को देखते हैं। अब यांग काई लिंग शाओ नामक एक सेक्ट का डिसाइपल है जिसका ट्रायल सेशन चल रहा होता है। वो सेक्ट के हर एक डिसाइपल से फाइट कर रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा पुअर है कि वो सारे डिसाइपल से बारी बारी करके मार खाता ही जाता है और लगभग वो सेक्ट के हर एक डिसाइपल से मार खा चुका है और जिसी कारण उसे डिमोशन भी मिल चुका है। अब हर एक डिसाइपल से पिटाई खा करके उसकी हालत खराब होती है। उसके लगातार डिमोशन की वजह से एल्डर उसे सेक्ट में नहीं रखना चाहते हैं और उसे एक्सपेल कर देना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबको एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। यही आखिरी मौका यहाँ यांग को दिया जाता है। एल्डर की जांच परख करने के बाद यांग को बताया जाता है कि उसकी जो रूट बोन्स है वो काफी ज्यादा दूसरों से अलग है और इस तरह की बोन्स और मेरिडियन वाली बॉडी जो होती है वो कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो उसे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन यांग काई जो होता है यांग काई यहाँ पे अपने लिए आखिरी चांस मांगता है क्योंकि उसे मार्शल स्किल सीखने का जुनून सवार था। इसीलिए एल्डर उसे सेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि उसे यहाँ पे रहने के लिए कुछ काम करना होगा। इसीलिए वो यहाँ पे सेक्ट के झाड़ू पोछा लगाने का काम उसे देते हैं। साथ ही उसने यहाँ रहते हुए 3 सालों के अंदर अगर अपनी बॉडी टेम्परिंग के सबसे इनिशियल 3rd लेवल पे नहीं पहुंचा तो उसे इस सेक्ट से तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब इस शर्त को यांग काई मान लेता है और अगले 3 सालों के लिए वो इस सेक्ट का एक ट्रायल डिसाइपल रहेगा। उसको सेक्ट में रहने के लिए यहाँ पे सेक्ट के कुछ काम करने होंगे। अब उसकी इस पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा ब्रिटल बॉडी यानी कि नाजुक और भुरभुरी बॉडी होती है कि सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल यानी कि 3rd लेवल पे होती है, जिसकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग उसी सेक्ट के ही एक डिसाइपल जाओ के साथ चल रही होती है जो कि अपने ब्रूटल बॉडी लेवल 5 पे होता है। अब सारे डिसाइपल यहाँ पे यांग काई की हालत समझते थे। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये प्रैक्टिस ट्रेनिंग फेयर नहीं है क्योंकि एक बंदा लेवल 5 पे है, दूसरा बंदा 3 लेवल पे है, तो यांग काई हर बार की तरह इस पहलवान बॉडी वाले बंदे से फिर नहीं बच पाएगा। तभी एक बंदा यहाँ पे यांग काई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस पूरे सेक्ट में यांग काई इतना लोएस्ट लेवल पे है कि इसके लेवल का कोई है ही नहीं इससे फाइट करने को, तो आखिर ये प्रैक्टिस किसके साथ करेगा। अब आगे की इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि इनके एक सेक्ट में एक रूल है, हर एक डिसाइपल को एक दूसरे को चैलेंज करना होगा और ये चैलेंज हर 5 दिन में एक बार करा जाएगा। इसीलिए अगर यांग काई को इस सेक्ट में टिके रहना है तो उसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। हालांकि यांग काई की पिछली इंजरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई है और अब की बार अगर वो फिर से मैदान में उतरा लड़ने के लिए, अब की बार उसकी जो नाजुक बॉडी है वो पिस करके चूरा बन जाएगी। लेकिन भले ही यांग काई को उसकी ब्रिटल बॉडी की वजह से उसे सब बुली किया करते हैं, लेकिन हम उसमें आत्मविश्वास की कमी को नहीं देखते। वो पूरी तरह से जोश खरोश के साथ यहाँ पे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस जाओ से फाइट करने के लिए पहला अटैक यहाँ यांग काई ही करता है। लेकिन एक पंच से ही यहाँ उसकी नाजुक सी बॉडी में झुरझुरी फैल जाती है और उसे अपार दर्द होने लगता है। अभी तो उसकी पीड़ा की शुरुआत थी। यहाँ पे ये जो भारी भरकम जाओ नामक बंदा है यही यहाँ पे यांग काई को बुरी तरीके से पीटता है और उसे धमकी देता है कि तुम्हें 3 साल तक यहाँ पे दर्द सहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पत्ता कुछ ही दिनों में यहाँ से कटवा दूंगा। लेकिन यांग काई ने भी इस सेक्ट में अपने नाम एक रिकॉर्ड करवा रखा है। उसने ये रिकॉर्ड बनाया है कि चाहे उससे कोई भी फाइट करे वो कभी भी यहाँ सरेंडर नहीं करता, चाहे उसके ओपोनेंट ने उसे मार मार के उसकी हालत ही क्यों ना खराब कर दी हो, वो कभी भी सरेंडर नहीं करता और हार तो नहीं मानता। यहाँ लगातार मार खाने के बावजूद भी वो फिर से उठ खड़ा होता है। उसके बार बार उठ जाने की वजह से जो जाओ जो होता है अब पूरी तरह से झुंझला जाता है। उसे धमकी देता है कि अब की बार अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारी मौत पक्की है, इसलिए अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ। अब उनकी इसी फाइट को एक मिस्टीरियस सी लड़की छुप के देख रही होती है और वो यांग काई को एब्सॉर्ब करती है। वो ये जानकर के हैरान रह जाती है कि यांग काई इस फाइट में ना जाने कितनी बार गिर के खड़ा हो चुका है, लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी वो यहाँ पे सरेंडर नहीं कर रहा है। अब बाकी के जो दूसरे डिसाइपल्स होते हैं यहाँ उनके लिए तो ये एक मजेदार फाइट थी।
वो यांग के इस आत्मविश्वास को देख करके उस पे बेट लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ बेट इस बात पे लगती है कि यांग काई 10 राउंड तक और यहाँ पे हार नहीं मानेगा, और कुछ इस बात पे शर्त लगाते हैं कि ये 10 राउंड से पहले ही मारा जाएगा। अब वहाँ पे डिसाइपल्स राउंड्स की गिनती शुरू करते हैं। 5 राउंड हो चुके होते हैं और यांग काई लगातार जमीन पे गिरता ही जा रहा था। उसे वो जाओ इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा था ताकि वो अपनी हार स्वीकार कर ले, लेकिन यांग काई यहाँ पे कहाँ रुकने वाला था। उसे बाकी के डिसाइपल्स भी उसे यही सलाह देते हैं कि इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम अपने इस कल्टीवेशन लेवल से इसका सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपनी हार स्वीकार कर लो। लेकिन यांग काई फिर से एक बार उठता है और एक जोरदार पंच लगाने के लिए जैसे ही वो जाओ की तरफ बढ़ता है, जाओ ने उसे एक जोरदार पंच लगाया होता है और वो सीधा जाकर के पत्थर में गिरता है। लेकिन उसकी नाजुक बॉडी की भी दाग देनी पड़ेगी। इतना नाजुक होने के बावजूद भी की बॉडी अकड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सारे उसे उसी हालत में छोड़ करके वहाँ से भाग लेते हैं। हालांकि यांग काई की ब्रिटल बॉडी है, लेकिन आज उसके आत्मविश्वास के सामने सभी ने हार मान लिया था। अब तक कोई भी सेकंड में ऐसा नहीं हुआ है कि इतने मार खाने के बावजूद भी यहाँ पे उसने हार ना मानी हो। सारे डिसाइपल अब यहाँ यांग काई को ही कोस रहे होते हैं कि सभी ने यांग काई के हारने पे शर्त लगाई थी, लेकिन 10 राउंड के होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और टिका रहा। आगे उसकी मार मार के चटनी बना दी गई है। अब आगे उस मिस्टीरियस सी लड़की ने यहाँ पे यांग की मदद की होती है, क्योंकि वो जो बाकी के डिसाइपल्स होते हैं अपने हार जाने की वजह से वो यांग काई को और मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे वो लड़की यांग काई के सीक्रेटली तरीके से मदद करती है, जिससे वो डिसाइपल्स डर जाते हैं और बिना मारे ही यांग को वहाँ से चले जाते हैं। आगे वही मिस्टीरियस सी लड़की यहाँ पे आधमरे यांग को उठाती है और उसकी मदद करने के लिए वो उसे एक लिजर्स देती है और उस पे इस बात पे तरस खाती है कि आखिर तुम किस खेत की मूली हो कि अपनी जान की परवाह नहीं करते, और अपने ओपोनेंट से हार ना मानने के कारण तुमने अपनी बॉडी की ये दशा कर ली है। अब ये मिस्टीरियस लड़की कौन होती है और यांग काई की क्यों मदद कर रही होती है, ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। अब आगे उस लड़की के जाते ही हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी देर के बाद यांग को होश आता है। आगे वो अपने आप को संभालता है और उसकी किसी ने मदद की होती है, इस बात पे वो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यांग काई के बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की जो है वो कई सालों से यांग काई को इसी तरह से अब्सॉर्ब कर रही है। इस तरह की सिचुएशन में वो हमेशा उसकी मदद किया करती है। उसकी मदद करने के लिए यांग काई फिर से उसे थैंक्स कहता है और जैसे तैसे करके अपने टूटे फूटे झोपड़े में पहुंचता है। लेकिन अभी भी उसे उम्मीद है कि वो एक न एक दिन जरूर जीतेगा और उससे जरूर मिलेगा जो उसकी सीक्रेटली इस तरह से हेल्प किया करती है। अब यहीं पे ही सारी मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है और यहाँ पे यांग काई के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो उस लड़की द्वारा दिए गए एक लेजर्स को पानी में डालता है और उससे अपने घाव को साफ करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घाव को उससे साफ करता है उससे खून और निकलने लगता है और उसका ये ब्लड उसके पत्थर जैसे तकिए पे जा गिरता है। अब ये पिलो कोई आम पिलो नहीं होता है, एक तरह का मैजिकल स्टोन होता है। पे पहली बार यांग काई के ब्लड के गिरने से वो रिफाइन हो जाता है और जैसे ही उसके ब्लड के कुछ और बूंदे उस मैजिकल स्टोन पे गिरती हैं वो शाइन करने लगता है और देखते ही देखते यांग काई यहाँ टेलीपोर्ट होते हुए उसी हेवन केव में चला जाता है जहाँ पर से उसने एक लेजर्स को पिक किया था। जैसे वो अपने खून भरे हाथों से उस मैजिकल स्टोन को टच करता है, उस स्टोन पे उसे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए दिखते हैं जो कि शॉर्ट गॉड के वंशजों के लिए ही लिखा गया था। अब ये इंस्ट्रक्शन एक तरह के स्पेशल सीक्रेट बुक में लिखा गया था जिसे सिर्फ तभी ओपन किया जा सकता था कि जब शॉर्ट गॉड के डिसेंडेंट द्वारा उनके धब्बे उस पे लगाए जाएं। अब आगे यांग काई जो होता है उसी मैजिकल स्टोन का पीछा करने लगता है। गुफा के और अंदर जाते ही उसे खाई दिखती है जहाँ पे उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि किस तरह से उसने अब तक की अपनी लाइफ इतनी सारे बुलिनेस में गुजारा है। लोग उसकी पुअर क्वालिफिकेशन का मजाक उड़ाने के साथ साथ उसे कितना मारा पीटा करते हैं। उसे हर तरफ से आवाजें आने लगती हैं, यहाँ तक कि उसे ये भ्रम आने लगता है कि वो डिसाइपल जाओ उसे फिर से मार रहा है। उसने एक जोरदार पंच मारते हुए उसे खाई से नीचे गिरा दिया है कि वो अपने पैरों से उसके हाथों को कुचल रहा है और उससे जबरदस्ती ये कहलवाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम यहाँ पे मुझसे हार मान जाते हो और अपनी हार स्वीकार कर लेते हो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन यांग काई के दृढ़ निश्चय को हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे, चाहे वो किसी भ्रम में ही क्यों ना हो, उसने कभी हार ना मानने की ठान रखी है। यहाँ भी वो उस जाओ के सामने नहीं झुकता और हार मानने से इनकार कर देता है। इस पे वो जो डिसाइपल जाओ होता है वो उसे एक लात मारते हुए खाई से नीचे फेंक देता है। अब यांग काई नीचे पानी में जा गिरता है।
लेकिन पानी में एक खास तरह की ही जंजीरें दिखती हैं जिनमें तलिस्मान लगा था। ये जंजीरें जो होती हैं वो यांग काई को जकड़ लेती है और नीचे खींचने लगती हैं। यहाँ यांग काई अपने आप को फिर से बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि यांग काई के हाथों से फिर से खून निकलने के कारण उसका खून जैसे ही उन जंजीरों पे पड़ता है, उसमें जगह जो तलिस्मान होता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो करके पूरी तरह से जंजीरें टूट जाती हैं। इन जंजीरों के चंगुल से हटने के बाद यांग काई तुरंत ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जाने अनजाने में यहाँ पे यांग काई ने उन जंजीरों पर से वो खास तलिस्मान हटा दिया था जिसने एक विचित्र से क्रिएचर को उन जंजीरों में बांध रखा था। अब ये क्रिएचर किसी ऐसी इंसान की बॉडी होती है जिसकी पूरी बॉडी गल चुकी होती है और उसका सिर्फ कंकाल ही बचा रह जाता है। उन जंजीरों के छूटने के बाद वो कंकाल रूपी शरीर अचानक से यांग काई के सामने अपीयर होता है। यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस पे वो कंकाल रूपी शरीर उसे बताता है तुम अपने ही माइंड के सबकॉन्शियस सागर में हो। एक तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारी कॉन्सिक्वेंसेस ने जाने अनजाने में मेरे स्पिरिट को इससे जोड़ दिया है। सो लड़की, अब तेरी बॉडी पे मेरा कब्जा होगा क्योंकि मैं कई 100 सालों से इस स्टोन और इन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ और तेरे ही कारण अब मैं यहाँ से फाइनली आज़ाद हो पाऊंगा। लेकिन इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हारी इस ब्रिटल यानी कि नाजुक सी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन से तुम इसका बेटर यूज कर पाओगे। अब आगे वो जो स्पिरिट होती है वो यहाँ पे यांग काई को झंझोड़ने लगती है। अब यांग की बॉडी की एनर्जी को वो जो स्पिरिट होती है वो एब्जॉर्ब करने लगती है। यहाँ पे एक पल में यांग काई को लग रहा होता है कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो उसे लगातार कह रही होती है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है। तुमने वादा किया था कि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम्हें इतने सालों से उस लिंगशॉ सेक्ट में इतना बुली किया गया है, लेकिन उस बुलीनेस के बावजूद भी तुमने वहाँ पे हार नहीं मानी, तो अब क्यों हार मान रहे हो। यहाँ पे वो तेज रोशनी एक अच्छी स्पिरिट का रूप ले लेती है और यांग काई को उम्मीद दिलाने लगती है। आगे वो अच्छी स्पिरिट यहाँ यांग काई को याद दिलाती है कि किस तरह से तुमने आगे बढ़ने का वादा किया था और कभी भी हार ना मानने के लिए यहाँ पे प्रण लिया था। इसलिए जब भी तुम इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाओ तो हमेशा अपने वादे को याद रखना, चाहे किसी भी तरह की बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए और कैसी भी हालात क्यों न रहे, बस तुम्हें हार नहीं मानना है। अब इन बातों ने यांग काई को फिर से उम्मीद से भर दिया होता है और अपनी बची कुची हिम्मत और ताकत के साथ वो उस कंकाल के हाथों को पकड़ लेता है और उसे फाइट बाइक करने लगता है। और इतने सालों में पहली बार यांग काई ने किसी फाइट को जीता था। यहाँ पे वो कंकाल रूपी जो स्पिरिट होती है कहाँ यांग काई को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने वाला था, लेकिन यांग काई ने यहाँ पे जीतते हुए उसी की ही कंकाल को अपने बॉडी के अंदर ले लिया होता है। तभी उसकी बॉडी में एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है जिसके कारण उसके बॉडी से एक तेज एनर्जी की ऑरा रिलीज होने लगती है। और फिर यहाँ पे सीन कट होता है और वो अचानक से रियल वर्ल्ड में जागता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसने फाइट से जितने भी सारे जख्म या स्कार्स पाए थे वो सब कुछ गायब हो चुका है। उसकी बॉडी एकदम पूरी तरह से हील हो चुकी है। अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में एक असीम शक्ति महसूस होने लगती है जिसके कारण उसे लग रहा होता है उसने एक ही साथ कई सेवरल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस बात को टेस्ट करने के लिए वो अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हेवी लग रही है। अचानक से उसे अपने हाथों में वही सीक्रेट बुक वाला मैजिकल स्टोन दिखता है जिससे उसे यकीन आ जाता है कि अभी अभी जो उसके साथ हुआ था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच है। आगे उस मैजिकल स्टोन के बारे में उसने कई साल पहले सुन रखा था। लेजेंड्स का इस स्टोन के बारे में कहना है कि ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे सोल कामिंग स्टोन कहते हैं, जिसमें एक यूनिवर्स के समान स्पेस होती है। अब आगे उस सीक्रेट बुक में आखिर ऐसे कौन से स्किल्स थे, इन्हें जानने के लिए जो यांग होता है वो जल्द से जल्द इसे चेक करने के लिए अपनी खिड़की दरवाजों को बंद कर लेता है ताकि इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में उसके सेक्ट में किसी को भी ना पता चल पाए। अब उस बुक में लिखी इंस्ट्रक्शन के बाद उसे पता चलता है कि जब से यांग काई ने उस स्केलेटन को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया है उसके बाद ही इस सीक्रेट बुक के वो फर्स्ट स्टेप को जान पाएगा। आगे उसे 7 अलग अलग स्टोन के पीसेस दिखते हैं। इसमें बॉडी को कैसे डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है इसके बारे में लिखा होता है। आगे यांग काई उन 7 पीसेस को एक ही साथ जोड़ देता है जिससे उसकी आगे की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। उसके सामने वो सारे रहस्य खुल करके सामने आ जाते हैं कि इस मेथड वाली टेक्निक को उसे हर रोज सूरज निकलने से आधे घंटे प्रैक्टिस करना होगा।
तभी वो इस टेक्निक के बेस्ट रिजल्ट पा सकता है। कि तभी यहाँ सूरज निकलने में आधा घंटा बाकी होता है और इस टेक्निक को यांग काई आजमाना चाहता था। इसीलिए उन मैजिकल स्टोन में दिखे गए टेक्निक्स को फॉलो करते हुए वो प्रैक्टिस करने लगता है। और आधे घंटे के मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के बाद जब वो उसे आजमाता है तो दंग रह जाता है। वो जब अपनी पावर को आजमाता है तो ये देख करके हैरान रह जाता है कि उसकी बॉडी में इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे आ गया। लेकिन जब वो अपनी ताकत को आजमा रहा होता है, कोई उसे छुप करके देख रहा होता है। यांग काई ये देख पाता कि उसे कौन देख रहा है, वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए अभी वो फिलहाल के लिए यहाँ प्रैक्टिस करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में अगर किसी को सेक्ट में पता चल गया तो फिर उसके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो इस सीक्रेट ट्रेजर को छुपाने के लिए डिसाइड करता है। तो उसके हाथ वही लेजेंडरी सीक्रेट वाला सोल कामिंग स्टोन हाथ लग चुका है। अब आगे दिन की शुरुआत हो चुकी होती है और सेक्ट का घंटा बजने से उसे याद आता है कि उसे तो सेक्ट में सफाई का काम करने के लिए जाना है। अब यहाँ यांग काई की ये रोज की ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। उसके जाते ही हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि छुप के उसे देख रहा होता है। अब आगे रोज की तरह वो जो मिस्टीरियस सी लड़की होती है यांग का उसी रास्ते पे इंतजार कर रही होती है। लेकिन वो ये देख करके हैरान रह जाती है कि पिछले दिन तो यांग बुरी तरीके से इंजर्ड था। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि इसकी सारी इंजरीज हील हो गई हैं। कि तभी एक डिसाइपल की लुढ़कती हुई कैरेज यांग काई से टकराने ही वाली होती है। लेकिन यांग काई अब पहले की तरह कमजोर नहीं है, अपने एक हाथ से ही इस कैरेज को गिरने से रोक लेता है। अब इस एक्सीडेंट ने उस मिस्टीरियस गर्ल को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया होता है कि इतने सालों से यांग काई प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अब तक किसी भी लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। तो आखिर कल रात ऐसा क्या हो गया जिसने उसे इतना पावरफुल बना दिया है कि अपने एक हाथों से उसने इस गाड़ी को रोक लिया है। क्या वो रातों रात किसी रिल में ब्रेक थ्रू कर चुका है? आगे वो मोटा डिसाइपल यहाँ यांग को बताता है कि अगर अभी अभी उसने ये सारे सामान को मिस्टर मिंग को नहीं पहुँचाया तो वो उसे तो मार ही डालेंगे। अब इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी यांग को ये याद आता है कि हर महीने में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि सेक्ट एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को एक्सचेंज करते हैं और आज वही दिन है। इसीलिए सारे डिसाइपल्स कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डिसाइपल्स को उनके रैंक के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाते हैं। जो जितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करता है उसके हिसाब से ही वो वेपन खरीद सकता है। इसलिए यांग काई भी इस बार कंट्रीब्यूशन हॉल जाने का डिसाइड करता है। अब आगे हमें उसी कंट्रीब्यूशन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बुढ़ा होता है जो कि 1 नंबर का ठरकी होता है। वो डिसाइपल्स के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा करता है। अब इस बुढ़े का नाम यहाँ पे मिंग होता है, जो कि 2 जाने वाली लड़कियों को ताड़ रहा होता है। लेकिन उसके व्यू के आगे एक डिसाइपल आ जाता है, जिसे वो परे हटने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वो अपने आगे का शानदार नजारा जो नहीं देख पा रहा था। अब आगे ये जो बंदा होता है वो सीधा जाकर के यांग काई से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके पास जो एक पोटली होती है वो नीचे गिर जाती है। यांग उसे सॉरी कहते हुए उसकी पोटली को लौट आता है, लेकिन वो बंदा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट होता है। तो यांग के से यहाँ बदतमीजी करने लगता है और उसे कहता है कि अभी अभी अपने घुटने टेक करके मुझसे माफी मांगो, वरना तेरे जैसे ट्रायल डिसाइपल की औकात नहीं है मुझसे भिड़ने की। जिस पे यांग यहाँ उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारा पर्स चुरा नहीं रहा था, बल्कि तुम्हें लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे वो बंदा कहता है कि क्या तूने मुझे एक 3 साल का बच्चा समझ लिया है? जो तुम जैसे चोरों की मैं इस ट्रिक को नहीं समझूंगा। तुम तो चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन अगर हाथ तुम्हारा कोई पकड़ ले फिर बहाना बनाते हो कि मैं आपका पर्स लौटा रहा था। अपनी चोरी एक्सेप्ट कर लो और मुझसे माफी मांग लो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं। वो बंदा तो यहाँ पे यांग के सामने सेक्ट के लंबे चौड़े रूल्स झाड़ने लगता है और उसे अपने यूनिक स्किल दिखाने के लिए जैसे ही उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, एक मिस्टीरियस सी सुई उसके बॉडी में जा चुभती है और वो खुद ही घुटने समेत बैठ जाता है। यहाँ वो बंदा अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। यांग जो रहता है वो सरप्राइज रह जाता है कि आखिर ये इसकी कौन सी यूनिक टेक्निक है इस तरह से झुक करके माफी मांगने की। आगे इस ट्रिक को करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन मिंग होता है। इसने यहाँ पे यांग की मदद करने के लिए ऐसा किया था। आगे जैसे उस सुई का असर हटता है, वो जो बंदा होता है वो यांग काई को ये धमकी देते हुए कि मैं तुझे देख लूंगा वहाँ से चला जाता है। अब वो बंदा एक वॉरियर लेवल का डिसाइपल होता है। यांग काई ये सोचता है कि इससे ना भिड़ने में ही समझदारी है, इसीलिए वो भी अपना जो काम करने के लिए आया था वो करने के लिए चला जाता है। यहाँ ओल्ड मैन मिंग को वो थैंक यू कहता है उसकी मदद करने के लिए।
आगे जो यांग काई होता है वो ओल्ड मैन मेंग को बताने के लिए आया था कि उसने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का यूज नहीं करना है, अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को सेव करना चाहता है ताकि वो आगे एक अच्छी और धमाकेदार वेपन्स को परचेस कर सके। जिसपे ओल्ड मैन उसे बताता है कि तुम्हारे पास इतनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अभी तक इकट्ठा नहीं हुई है जिसका यूज करके तुम इस हॉल की सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस वाले वेपन को खरीद पाओ। लेकिन उनकी आगे की बातचीत करने के बीच में ही यहाँ पे यांग के पेड़ से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, जिससे ओल्ड मैन मेंग उससे कहता है कि भले ही तुम वेपन ना खरीद पाओ लेकिन सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो होता है इसके बदले में मैं तुम्हें 10 सिल्वर टेल्स दे सकता हूँ, जिसका यूज करके तुम अपनी भूख को तो मिटा ही सकते हो। आगे ओल्ड मैन उस पे तरस खाते हुए कुछ एक्स्ट्रा टेल्स भी उसे दे देता है, क्योंकि इस पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स यांग के ही हैं और इतने कम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होने की वजह से उसका महीने में गुजारा कर पाना मुश्किल होता है। जिसपे यांग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का घपला करते हो इसके बारे में मुझे पूरा पता है और मैं अगर तुम्हारी ये पोल खोल दूं ना तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। इस पे ओल्ड मैन उस पे झिड़कने लगता है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है और मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हो, यहाँ से फोटो वरना जो तुम्हें चांदी के सिक्के दिए हैं वो वापस भी ले सकता हूँ। अब वहाँ से भागते हुए उसी मिस्टीरियस गर्ल को यांग काई अपने आमने सामने देखता है। अब इस मिस्टीरियस लड़की का जो मास्टर होता है वही ओल्ड मैन मेंग होता है। से वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि आप हमेशा यांग काई की परवाह करते हो, तो आखिर क्या वजह है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपने मुझे उसके पीछे लगा रखा है। जिसपे एल्डर मेंग उसे बताते हैं कि ये एक बहुत बड़े राज की बात है, किसी ने यांग काई की जिम्मेदारी को मुझ पे सौंपा है और जब तक वो सही टाइम नहीं आ जाता मुझे इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। अब आगे हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग काई अनाज खरीदने के लिए पहुँचता है। वो यहाँ उस बंदी की भी मदद करता है जो कि बोरी समेत खुद गिरने वाला था। यहाँ पे यांग काई उसकी मदद करता है और अब उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी, वो उस अनाज की बोरी समेत उस बंदे को ही अपने मात्र हाथों से थाम लेता है। अब इस मदद के बदले में वो उसे चावल देते हैं और आज रात के लिए अपने घर में दावत के लिए बुलाते हैं। लेकिन यांग काई ये बहाना बना देता है कि उसे आज रात कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अब यांग काई को वो चावल की बोरी पहले से कुछ अजीब लगती है, इसीलिए वो इसके बारे में उससे पूछ रहा होता है। इस पे वे जो सेलर होता है यांग काई की सिचुएशन को अच्छी तरीके से जानता था और वो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, इसीलिए यांग काई के कम पैसे देने के बावजूद भी वो हमेशा वजन से ज्यादा ही तोल करके उसे देता है। लेकिन जब यांग काई इसकी वजह पूछता है तो वो हमेशा ये बात कह के टाल देते हैं ये पुराने चावल है इसीलिए वजन में तुम्हें ज्यादा दिख रहे हैं। कि तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा आता है जो यांग काई के चावल के बोरे को एक लात मार देता है। यहाँ पे वो मोटा बंदा इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हारे चावल जो है वो जहरीले हैं, इन्हें खा करके देखो मेरे इस स्ट्रॉन्ग ब्रदर की क्या हालत हो गई है। पहले तो ये बहुत ही तगड़ा बंदा हुआ करता था लेकिन तुम्हारे इन्हीं चावलों के खाने की वजह से ये कमजोर हो गया है। अब आगे ये दोनों मोटू पतलू वहाँ पे ड्रामा करने लगते हैं, जिससे आसपास वहाँ पे बातें फैल जाती हैं कि लगता है कि इस बंदे के चावल सच में जहरीले हैं। अब आगे वो जो मोटा बंदा होता है वो उस चावल वाले सेलर को बुली करने लगता है, लेकिन यहाँ बीच बचाव यांग करता है। वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है कि तभी उस मोटे बंदे के पास से पैसों वाली पोटली बाहर निकलती है। इस पोटली को देख करके वो पहचान जाता है कि ये पोटली तो उसी एरोगेंट बंदे के पास उसने देखा था। अब आगे वो जो चावल का सेलर होता है इन दोनों से ही माफी मांगने लगता है। ले तो बताता है कि इसकी हालत की वजह मेरे चावल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें खाने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है तो वो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को चुकाने के लिए तैयार है। जिसपे वो मोटा बंदा यहाँ पे उस सेलर पे ही भड़कने लगता है, ये कहते हुए कि क्या तुमने हमें भिखारी समझ रखा है जो हम तुमसे यहाँ मेडिकल का खर्चा मांगने के लिए आएंगे। हम काफी अमीर घराने से बिलोंग करते हैं और तुमने हमें ये जहरीले चावल दे करके हमारी बेइज्जती की है। तभी हम देखते हैं कि वही एरोगेंट बंदा यहाँ पे एंट्री लेता है, जिसके पास यांग ने वही पोटली वाला पर्स देखा था। यांग को ये लगता है कि ये बंदा जरूर इस दोनों मोटू पतलू से मिला हुआ है, तभी तो इन दोनों के पास ही सेम तरह का पर्स है। अब ये एरोगेंट बंदा कौन होता है और यहाँ पे किस वजह से आया था, क्या ये यांग का दुश्मन है या दोस्त है, ये हमें आगे के आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब आगे वो एरोगेंट बंदा दोनों मोटू पतलू को कूटने लगता है, वो कि हीरो की तरह यहाँ पे एंट्री मारता है और उससे राइस बेचने वाले सेलर को बचाने लगता है। वो उन दोनों से कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुमने जहरीले चावल खाए हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में तो ऐसे कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वो मोटू पतलू को इशारा करता है कि अरे कुछ एक्टिंग तो करो, तुम्हें ड्रग दिया गया है।
लेकिन वो एरोगेंट बंदा यहाँ जिस तरह की डायलॉग बाजी कर रहा होता है, उस सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे यांग काई समझ जाता है इसकी जरूर को सोची समझी साजिश है। ये तो इतना घमंडी था कि मुझसे टकराते ही ये मुझसे फाइट करना चाहता था। अभी ये ऐसा दिखावा क्यों कर रहा है कि वो न्याय के लिए लड़ने आया है। अब आगे यांग काई इनका ये ड्रामा देखते हुए शांत रहता है। ये देखते हैं कि ये तीनों आगे क्या और नया नाटक दिखाते हैं। पतलू जो होता है वो उस एरोगेंट बंदे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, जिस पे वो एरोगेंट बंदा यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं लिंग शाओ पैवेलियन सेक्ट का एक वॉरियर डिसाइपल हूँ और मेरा नाम सुमू है। ये दोनों उसका इंट्रोडक्शन सुनते ही माफी मांगने लगते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर लड़खड़ाते हुए ये कहते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं कि ठीक है हम तुम्हें देख लेंगे। आगे जो सुमो होता है उन्हें भी आंखों से इशारा करता है और फिर वो सेलर के सामने जा पहुँचता है ताकि वो अपनी हीरोगिरी झाड़ सके। लेकिन यहाँ उन दोनों मोटू पतलू को यांग काई रोक लेता है। अभी ऐसे कैसे चल पड़े, अभी तुम्हारा ड्रामा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कि यहाँ मोटू पतलू और सुमो दोनों के पास सेम ही तरह का पोटली बैग था, जिससे कि यांग काई इनका पूरा खेल समझ जाता है। अब उनकी इस ड्रामे का पर्दाफाश करने के लिए यांग काई उन दोनों को भीड़ के बीचों बीच फेंक देता है और उस भीड़ को ये कहते हुए उकसा देता है कि आज इसने तो इस चावल के गोडाउन में ये ड्रामा किया है, हो सकता है कि अगली बार ये आप लोगों की शॉप पे इस तरह के ड्रामा करे, इसलिए इन दोनों को तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, इन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। अब वहाँ की भीड़ भी यही समझ जाती है कि हो सकता है कि ये दोनों मोटू पतलू अगली बार हमें भी ब्लैकमेल करने आए, हमसे भी इस तरह से पैसे ऐंठे। इसलिए उन दोनों को सबक सिखाने के लिए पूरी भीड़ ही उन दोनों पे टूट पड़ती है। उन दोनों को किसी बोरी की तरह कूट दिया जाता है। यहाँ सुमो उन्हें बचाने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो भला क्या कह सकता था क्योंकि उसकी भी पोल खुल जाती, इसीलिए वो भीड़ से कह रहा होता है किसी को इतना मारता है क्या, ये दोनों तो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहे हैं। तभी मोटू जो होता है वो यहाँ सुमो के पैर पकड़ लेता है। अब सुमो सबसे कहने लगता है कि हमें किसी को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, हो सकता है इन दोनों की मौत हो जाए और इन्होंने बुराई का रास्ता किसी मजबूरी में ही अपनाया होगा। यहाँ पे यांग काई उसे कहने लगता है कि अभी तो तुम यहाँ पे बड़ा हीरो बन रहे थे और अभी इन दोनों को बचाने के लिए इनकी वकालत कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम भी इन दोनों के साथ शामिल हो। और फिर वो उस पोटे वाली पर्स की बात भी सबके सामने बता देता है। लेकिन यहाँ सुमो जो होता है वो साफ साफ इस बात से इनकार कर देता है और उस मोटो पे इल्जाम लगाता है कि हो सकता है कि इसने ही मेरा पर्स चोरी किया होगा, इसलिए मेरे जैसा सेम पर्स इसके पास है। कि तभी वो मोटा अपने आपे से बाहर आ जाता है और सारी सच्चाई यहाँ पे अपने आप बकने लगता है। अरे सुमो, तूने ही तो हमें पैसे दिए थे कि शॉप के ओनर को आकर के हम ब्लैकमेल कर सके और फिर तो हीरो की तरह एंट्री मारेगा और हमें झूठ मूठ का पीटते हुए इस शॉप के ओनर को बचा लेगा, क्योंकि तुम्हें इस ओनर की लड़की से प्यार हो गया था और इसे पटाने के लिए ये तो सारा सीन रच रहा है ताकि तो इनकी नजरों में हीरो बन जाए और जिसका फायदा उठा करके तो इनकी लड़की को पटा सके। अब सुमो की यहाँ पे पोल खुल चुकी होती है, इसीलिए वो एम्बैरस होते हुए यांग काई को ये धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है कि मैं तुझे बाद में देख लूंगा। आगे यांग काई ने इस लड़की को पटाने वाली अजीब सी साजिश वाली मिस्ट्री को इतनी आसानी से जो सॉल्व कर दिया था, इसलिए सभी उसकी तारीफें करने लगते हैं। उस शॉप का ओनर जो होता है वो यांग काई को थैंक यू कहने के बदले में बहुत सारे कुछ गिफ्ट्स देता है। यांग काई लेने से इनकार कर देता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी माउंटेन में वो इन सारी चीजों का क्या करेगा। अब वो लड़की भी यहाँ यांग काई के इस मास्टरमाइंड से इम्प्रेस हो चुकी थी, अपने आप को बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। वो बार बार अपनी माँ को इशारा कर रही होती है कि क्यों ना यांग काई को आज रात के लिए ही यहीं रोक लिया जाए कि वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ उसे एक डिनर की ट्रीट दे सके। आगे शॉप का ओनर जो होता है वो यांग काई को आने वाले खतरे के बारे में बताता है कि तुम्हारा सामना उस सुमो से हो चुका है जो कि सेक्ट का एक वॉरियर डिसाइपल है, हो सकता है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी राह में अड़चनें पैदा करे। इस पे यांग काई उनसे कहता है कि मेरे कुछ अपने रूल्स हैं, मैं किसी से भी नहीं डरता, वो चाहे सेक्ट में कितने भी लेवल का वॉरियर डिसाइपल आप लोगों ने इसे पसंद किया है और आगे के एपिसोड्स आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें जरूर इन्विटेशन को ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे कुछ जरूरी काम था। ये जरूरी काम उसी मिस्टीरियस स्टोन पे लिखे गए स्किल्स की प्रैक्टिस करना होता है जो कि सूरज निकलने और डूबने के 1 घंटे पहले ही किया जा सकता है, इसीलिए वो बहाना बना करके वहाँ से चला जाता है। तो गाइज, आप लोगों को ये नई सीरीज कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अब आगे हम देखते हैं कि यांग काई अपने टूटे से झोपड़े में आता है। अब उसने तो अपने बॉडी टेम्परिंग के 4th स्टेज को पार कर लिया था, इसीलिए वो मिस्टीरियस स्टोन के अगले स्किल को ओपन कर लेता है।
थर्ड स्टोन पेज को ओपन होते ही उसे एक बड़ी सी हांडी दिखती है, जिसमें लिखे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसे एक ऐसी अल्केमी हांडी दी जाती है जिसे आग की भट्टी पे यूज करना होगा, लेकिन उस हांडी में उसे खास तरह के हर्ब्स डालने होंगे जिसका यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता है। अब ये दो बहुत ही अतरंगी तरह की हर्ब्स होती हैं जिनके बारे में यांग काई ने पहले कभी नहीं सुना था। एक 3 पत्तियों वाली सोल फ्लावर होती है और दूसरी डेड वुड वाली ग्रास होती है। अब ये हर्ब्स उसे कहाँ मिलेंगी ये जानने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो कल जा करके कंट्रीब्यूशन हॉल के उस बुढ़े मैंग से पूछेगा, क्योंकि ओल्ड मैंग को हर्ब्स और एक्लिसेस के बारे में काफी कुछ जानकारी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग काई कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंच चुका होता है, जहां पे हमेशा की तरह जो ओल्ड मैंग होता है वो दिन में भी सो रहा होता है। यांग काई उसे उठाता है और उन विचित्र से हर्ब्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो बुढ़ा मैंग इतना ज्यादा लेजी होता है कि उसे बिना बताए ही उसके हाथों में एक बुकलेट थमा देता है। अब उस बुक में हर्ब्स के बारे में लिखा तो होता है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी दी जाती है, अगर कोई ह्यूमन इसका लगातार यूज करेगा तो वो इसके लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस है। जिस पे ओल्ड मैंग उसे बताता है कि अगर किसी भी मेडिसिनल हर्ब का एक इंसान हद से ज्यादा यूज करेगा नॉर्मली वो उसके लिए टॉक्सिक और पॉइजनस होना ये आम सी बात है। तो आखिर तुम्हें इस तरह की 2 रेयर काइंड्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत क्यों है? मेरे कंट्रीब्यूशन हॉल में ये मेडिसिनल हर्ब्स पहले से हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए तुम्हें 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होंगे। अब 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट तो यांग काई के लिए 5 लाख के बराबर होती है। इसलिए वो ओल्ड मैंग से कहता है कि तुमने तो यहाँ लूट मचा रखी है, इन हर्ब्स को पाने का कोई दूसरा उपाय है तो बताओ। जिस पे ओल्ड मैंग उसे बताता है कि हालांकि ये जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, इसलिए बहुत ही कम लोग इसे लेते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गरीब हो तो इसे कहाँ से खरीद पाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक और तरीका है। इसमें यहाँ यांग काई सोचने लगता है कि ये बुढ़ा बड़ी आसानी से मुझे वो दूसरा तरीका बताने को तैयार है और बिना अपना फायदा सोचे ये मुझे इस तरह से ये दूसरा रास्ता बताने वाला नहीं है। जरूर ये थोड़ी देर बाद मुंह खोल के कुछ ऐसी चीज की डिमांड करेगा जो मेरे लिए मुश्किल पेश करेगा। और यहाँ यांग काई ने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। ओल्ड मैंग उसे बता देता है कि जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं ये तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन पे मिलेंगी, जो कि इस पैविलियन से 30 मीटर दूर ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर तुम वहाँ पे जा ही रहे हो तो मेरे लिए वहाँ से कुछ हर्ब्स पिक करके लाना। अब वो बुढ़ा उस माउंटेन से लाने के लिए यांग काई को एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देता है, जिनमें वो 25 से भी ज्यादा हर्ब्स के नाम लेता है और सभी के 2 दर्जन उसे लाने होते हैं। यांग काई समझ जाता है कि इससे मदद मांगना यानी कि इसका ही मुनाफा करवाना है। अब वो ये शर्त मानते हुए माउंटेन की तरफ निकलने को जा ही रहा होता है कि ओल्ड मैंग उससे फिर रोकता है। उसे कहता है कि ये तुम्हारी जो जर्नी है उन हर्ब्स को पिक करने की वो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी, तुम्हें वहाँ पे कई दिन लग सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं मिसलेनियस अफेयर हॉल से तुम्हारे लिए 3-4 दिन की छुट्टी ले लूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज किया है। अगर मेरे बताए हुए सारे हर्ब्स को तुम ला देते हो मैं तुम्हें एक मोटी रकम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की दूंगा, लेकिन याद रखना जितने दिनों की मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली होगी उस टाइम के खत्म होने से पहले ही तुम्हें यहाँ आना होगा। अब आगे यांग काई उस ब्लैक विंड माउंटेन के लिए निकल जाता है, जहाँ काफी दूर चलने के बाद उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिखती है। इसे देख करके वो समझता है कि उस बुढ़े ने सही कहा था, मुझे इस माउंटेन में हर्ब्स को पिक करने के लिए काफी दिन लग जाएंगे। अब आगे हर्ब्स को पिक करते हुए उसे पूरा 1 दिन बीत जाता है और उस ओल्ड मैंग ने उसे जो हर्ब्स बताए थे उन्हीं को इकट्ठा करने से ही उसकी पूरी बास्केट भर जाती है। लेकिन अब तक यांग काई को अपने लिए वो 2 रेयर हर्ब्स अब तक नहीं मिले थे। अब उस बुक में एक हर्ब का तो पता लिखा होता है कि ये पॉइजनस हर्ब वहीं मिलेगी जहाँ पे बेहद यानी ऐसी जमीन होगी जो बंजर होगी। अब ऐसी ही जमीन को वो ढूंढ रहा होता है जहाँ एक भी ग्रास ना हो, लेकिन तभी उसके सामने से अचानक कुछ ऐसा गुजरता है जिसे वो देख नहीं पाता और 2 लोग जो होते हैं वो उसी एनिमल का शिकार कर रहे होते हैं। वो एनिमल जो होता है वो एक जंगली सुअर होता है, जिसे पकड़ने के लिए शिकारी लगातार अपने तीरों से उस पे अटैक कर रहा होता है। जंगली सुअर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक होता है, इसीलिए वो शिकारी यांग काई को अपने पीछे रहने को कहता है और लगातार कई तीर उसके बॉडी में जाने के बावजूद वो जो जंगली सुअर होता है काफी ढीठ होता है, तो इनका पीछा तेजी से करने लगता है। यहाँ यांग काई और वो बच्चा उस जंगली सुअर से बचने के लिए भाग रहे होते हैं कि तभी यांग काई को याद आता है वो तो एक बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल का कल्टीवेटर है, आखिर वो इस जंगली सुअर से बच के भाग क्यों रहा है।
तो इसका आराम से सामना कर सकता है। सोचते ही वो भागना बंद कर देता है और सामने से उस सुअर का पीछा करने लगता है और फिर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। वो सुअर को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है और अचानक से उसे एक जोरदार लात मारता है, से वो सामने के पत्थर में जा गिरता है और उसके एक किक से ही वो सुअर वहीं ढेर हो जाता है। अब आगे वो शिकारी बंदा जो होता है अपना नाम ओरियन बताता है और यांग काई ने उसकी बेटी की जो जान बचाई होती है इसके लिए वो उसे शुक्रिया कहता है। आगे यांग काई ओरियन से उसी डेडवुड ग्रास के बारे में पूछता है, इसी जमीन के बारे में पूछता है जो कि बीहड़ और बंजर है, जिस पे ओरियन उसे बताता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक शैनियन डेथलैंड है। वो एरिया काफी ज्यादा पथरीला है, इसलिए वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, लेकिन उसे डेथलैंड कहा जाता है, इसलिए वहाँ तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है और अभी काफी लेट हो चुका है तो हम तुम्हें वहाँ डायरेक्टली पहुँचा देते हैं। अब ये तीनों जैसे ही उस डेथलैंड पे पहुँचते हैं, यहाँ यांग काई को तुरंत ही वहाँ ढूंढने पर वो डेडवुड ग्रास मिल जाती है। अब उसने तो एक हर्ब ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो जो दूसरा 3 पत्तियों वाला सोल फ्लावर होता है इसकी लोकेशन तो उस बुक में भी नहीं लिखी होती है, इसलिए उसे ये चिंता होती है कि अब वो दूसरा हर्ब कहाँ से ढूंढेगा। इतने में ही वहाँ पे रात हो जाती है और ओरियन उसे ये कहता है यहाँ पे बहुत सारे डेडली बीस्ट घुमा करते हैं और अकेले रहना काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम तीनों रात में यहीं रुकते हैं और आगे सुबह होते ही हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। आगे ओरियन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा दुबले पतले और यंग हो, खतरनाक माउंटेन में तुम अकेले हर्ब्स को ढूंढने के लिए क्यों आए हो। इस पे यांग काई उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो लिंगशॉ पैविलियन का एक कल्टीवेटर है और उसे अपनी कल्टीवेशन के लिए इन हर्ब्स की जरूरत है। इस पे ओरियन उसे देख के हंसने लगता है कि तुम इतने ज्यादा पतले हो करके कल्टीवेटर कैसे हो सकते हो, और मैं ये देख के हैरान रह गया था कि उस जंगली सुअर को तुमने मात्र अपने कुंफू से ही कैसे हरा दिया। मुझे लगा ही था कि तुम एक कल्टीवेटर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे इतना ज्यादा थिन होने के कारण मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। यांग काई की आंखें खुलती हैं, उसे अपने सामने ओरियन और उसका बेटा नहीं दिखता। उसे लगता है कि ये दोनों चले गए होंगे, इसीलिए वो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने लगता है। काफी देर तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रैक्टिस करने के बाद उसे अपने शरीर में एक बहुत ही तेज ऊर्जा महसूस होने लगती है और ये हीट एनर्जी निशानी है कि अब यहाँ पे यांग काई एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। यांग काई जब अपनी पावर को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उस प्राउड गोल्डन बॉडी को पाए हुए अब कुछ दिन हो गए हैं, जिसके कारण वो लगातार तेजी से नए नए लेवल्स पे ब्रेक थ्रू कर पा रहा है और इस बार उसने अपनी बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 5th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसकी मार्शल आर्ट्स की स्किल भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। इस कल्टीवेशन स्पीड को और भी कई ज्यादा गुना इम्प्रूव करने के लिए उसे दूसरे हर्ब की जरूरत है, इसीलिए वो 3 पत्तियों वाले सोल फ्लावर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इन रास्ते में उसे ओरियन के चीखने की आवाज आती है जो उससे हेल्प मांग रहा होता है। जैसे ही वो उस आवाज को फॉलो करता है तो वो एक गुफा के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे ओरियन की आवाज आना बंद हो जाती है। गुफा के करीब पहुंचते ही वो ये देख पाता है कि एक जाइंट मॉन्स्टर स्पाइडर ने अपने जाले से ओरियन की पूरी बॉडी को कैद कर दिया है और उसे निकलने के लिए गुफा के अंदर ले जा रहा है। यहाँ पे यांग काई जो होता है फिर से भूल जाता है कि वो एक कल्टीवेटर है, इसीलिए नीचे गिरे हुए कुछ पत्थरों को उठा करके वो इस स्पाइडर को मारता है। इस पे उस स्पाइडर मॉन्स्टर पे कुछ असर तो नहीं होता है, इसलिए यांग काई अब आग का सहारा लेकर के उसे डराने की कोशिश करता है। आग की मशाल देखते ही वो स्पाइडर गुफा के अंदर चला जाता है। अब आगे यांग काई जो होता है वो जल्द से जल्द ओरियन को उस जाले से आजाद करता है ताकि वो सांस ले सके। ओरियन उसे बताता है कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर ने पहले से ही उसके बेटे को गुफा के अंदर ले गया है, अगर अभी उसे नहीं बचाया गया तो उसका बेटा मर भी सकता है। इसलिए ओरियन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मैं ठीक हूँ, पहले जाकर के मेरे बेटे को बचाओ। अब आगे यांग उसी मशाल के साथ गुफा के अंदर जाता है जहाँ उसे कई सारी हड्डियाँ दिखती हैं। वो इन हड्डियों से लड़खड़ाते हुए एक बहुत बड़े जानवर के रिब केज से नीचे उतरता है। गुफा के और अंदर जाने पे यांग को वो बच्चा दिख जाता है जिसको उस स्पाइडर ने पूरी तरह से अपने जाले में भून दिया था और अब वो उसे जिंदा निकलने वाला था। अब वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो एक 1st लेवल का मॉन्स्टर था। यांग काई अभी ही अपनी बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल पे पहुंचा होता है और उसका ये लेवल तो इस जैसे मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा लो है, इसीलिए उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए उसे सोच समझ कर के कदम रखना होगा। आगे जब वो मॉन्स्टर उस बच्चे को निगलने ही वाला होता है
तो यांग गाई अपनी एक जोरदार किक के साथ उसे रोकता है। आगे यांग उस बच्चे को कैच कर लेता है और फिर उसके जाले में यहाँ पे होल बना देता है ताकि वो सांस ले सके। आगे वो जो मॉन्स्टर होता है वो यांग गाई पे लगातार अटैक्स करने लगता है। तो मॉन्स्टर के नोकीले पॉइजनस दांत होते हैं जिसे वो यांग गाई के शरीर में डालना चाहता था ताकि वो पॉइजन उसके शरीर में फैल जाए और वो भी उसका शिकार बन जाए। लेकिन यांग गाई अपनी पूरी ताकत से उसे रोक रहा होता है। यहाँ अपने आप को बचाने के लिए उसने उस मॉन्स्टर के दोनों पैरों को ही तोड़ दिया था। अब इस बात से वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से से तंतना जाता है, जिसे यांग गाई कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दांत कुछ ज्यादा ही छोटे पड़ गए मेरे शरीर में घुसाने के लिए। अब आगे वो जो मॉन्स्टर होता है वो लगातार अपना जाला यहाँ यांग गाई की तरफ फेंक रहा होता है, जिसे यांग डॉज कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा होशियार निकलता है। उसने अपने जाल की मदद से एक बहुत बड़े पत्थर को यांग के ऊपर गिराने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ही यांग उस अटैक से भी बच जाता है। अब आगे यांग सोचता है कि उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि इस मॉन्स्टर ने अपने पॉइजन को उस बच्चे के शरीर में डाल दिया है। अगर इसका इलाज अभी नहीं किया गया तो वो बच्चा यहीं मारा जाएगा। आगे काफी हिम्मत के साथ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए यांग गाई आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपने प्राउड गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करने वाला था, मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल को यांग गाई के हाथ में घुसा डालता है। लेकिन यांग गाई ने इससे पहले ही अपनी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट कर ली होती है, जिससे वो पॉइजन उसके शरीर में अब नहीं फैलता। इसी पावर का यूज करके वो एक जोरदार पंच उस मॉन्स्टर को लगाता है। अब यहाँ काफी देर तक इन दोनों के बीच इसी तरह की फाइट होती है। यांग ने लगभग उस मॉन्स्टर के आधे से ज्यादा टेंटिकल्स को तोड़ दिए होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही चालाक होता है। अपने सारे पैर गंवाने के बावजूद भी वो अपनी जान को बचाने के लिए अपने उसी जाले का इस्तेमाल करता है और उस गुफा की छत पे टंग जाता है। इसमें यांग गाई उसे कहता है कि लगता है ये तुम्हारा जाला ही तुम्हें मौत के कगार पे पहुंचा देगा, क्योंकि यांग गाई ने उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए उसके जाले में ही आग लगा दिया होता है। वो गुफा में चारों तरफ सिर्फ जाले ही जाले होते हैं। ये आग फैलते ही वो मॉन्स्टर भी जलने लगता है। आगे यांग गाई को लगता है कि वो मॉन्स्टर अब मर चुका है, इसीलिए वो उस बच्चे के पास जाके उसकी कंडीशन देखने लगता है। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही होती है, इसीलिए उसे बचाया जा सकता था। लेकिन इतने में वो जो मॉन्स्टर होता है इसने अपने टेंटिकल्स को वापस से रीग्रो कर लिया होता है। फिर से अपना जाला फेंकते हुए वो यांग गाई पे अटैक करता है। अब आगे उस मॉन्स्टर ने अपने डंक को भी यांग की हार्ट में घुसा दिया होता है, जिससे यांग गाई को लगता है कि यहाँ उसकी मौत पक्की है। लेकिन वो तभी अपने सामने उसी मॉन्स्टर के टूटे हुए टेंटिकल्स को देखता है। उस जाले को काटते हुए उस टेंटिकल से उसकी आंख पे ही अटैक करता है। अब आगे फाइनली उसे खत्म करने के लिए यहाँ यांग गाई अपनी गोल्डन बॉडी की मैजिकल पावर का यूज करता है। इस पावर से उसकी हार्ट की वो जख्म हील होने के साथ साथ उसकी गोल्डन बॉडी की पावर इतनी ज्यादा इमॉर्टल होती है कि लगातार पंचेस से अटैक करने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है फाइनली मौत के घाट पहुंच जाता है। आगे यांग गाई उस बच्चे को लेकर के गुफा से बाहर निकल जाता है। ओरियन को वो बताता है कि इसके पूरे शरीर में उस स्पाइडर का पॉइजन फैल गया है, जिसकी वजह से ये बच्चा बेहोश हो गया है। लेकिन यांग गाई उसे हिम्मत रखने को कहता है। आगे वो उसे बताता है कि उसने मेडिसिनल बुक में एक बार पढ़ा था कि इस तरह के पॉइजन का इलाज उसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे ये मॉन्स्टर्स रखा करते हैं। इसीलिए वो इस जहर का तोड़ लेने के लिए वापस से गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे वही 3 पत्तियों वाली फ्लावर सोल दिख जाती है जिसकी तलाश वो अब तक कर रहा होता है। वो इतने दिनों से जिन हर्ब्स की तलाश कर रहा होता है वो आखिरकार उसे इस स्पाइडर केव में मिलते हैं। वो इस सोल फ्लावर को लेने के साथ साथ उसके आसपास जितने भी जड़ी बूटियां होती हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लेता है और फिर इन जड़ी बूटियों को अपने मुंह में ही चबाते हुए का पेस्ट उस लड़के पे लगा देता है। इससे उसकी बॉडी में पॉइजन का असर खत्म हो जाता है। आगे ओरियन के बच्चे की जान बच चुकी होती है, इसीलिए अपने काइंडनेस को दिखाने के लिए ओरियन उससे कहता है कि यांग गाई अपने कपड़े उतार दे। यांग गाई तो पहले संकोच करता है कि आखिर ओरियन उससे उसके कपड़े क्यों मांग रहा है, लेकिन ओरियन यहाँ गलतफहमी को दूर करते हुए कहता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन आपके कपड़े काफी ज्यादा फट चुके हैं और मैं एक वीवर हूँ, इसलिए मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ। आगे ओरियन उसके कपड़े को सी रहा होता है और यहाँ पे यांग गाई ने जो उसकी मदद की होती है, इसीलिए वो अपने हर एक लफ्ज में बस उसे थैंक यू ही कह रहा होता है। यांग गाई उसे कहता है कि अब इतना भी ज्यादा शुक्रिया करना बंद करो, तुमने भी तो मेरी काफी मदद की है। तुमने मुझे अगर उस रॉकी माउंटेन में नहीं पहुंचाया होता तो मैं अपने पहले डेडवुड वाले ग्रास को नहीं ढूंढ पाता, और तुम्हारी वजह से ही मैं ये जान पाया हूँ कि ये जो 3 पत्तियों वाला सोल फ्लावर है ये उसी जगह में ग्रो होती हैं जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इन माउंटेन्स में इतना भटकने के बाद मुझे वो जगह उस गुफा के अंदर मिली।
आगे सोल फ्लावर के साथ उस जगह पे उसने एक और भी जड़ी बूटी ढूंढी होती है, जिसके बारे में वो सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है। वो इस हर्ब के बारे में ओल्ड मैंग से पूछने के बारे में सोच ही रहा होता है तब तक ओरियन ने इसके कपड़े सी करके तैयार कर दिए होते हैं। और वहाँ से जाते हुए वो एक बार फिर उससे कहता है कि अगर लाइफ में उसे कभी भी उसकी जरूरत हुई और वो कभी भी मिले तो यांग काई बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक फेवर ओन करता हूँ, जिसे मैं अभी तो नहीं लेकिन कभी न कभी इससे पहले कि हम आगे क्या होता है ये जान के अपनी सारी जड़ी बूटियों के साथ अपने टूटे फूटे से घर पहुंचता है, जहाँ पे वो ये देख कर के हैरान रह जाता है कि काफी सारे डिसाइपल्स उसके घर के बाहर खड़े हैं। और सामने जाने पे उसे पता चलता है कि उनमें से तो एक ने यहाँ पे अपने हाथों में मशाल ले रखी है। अब ये मशाल उसने दिन के उजाले में क्यों ले रखी है ये वो सोचने लगता है। तभी वो बंदा जो होता है यहाँ यांग काई के घर को जलाने के लिए आया था। और वो बंदा जो यांग काई की झोपड़ी जलाने के लिए खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि सूमो ही होता है, जो कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आया था। अब हमें यहाँ यांग काई के पहुंचने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सूमो अपने चमचों के साथ यांग काई के झोपड़ी को ढूंढता हुआ आ पहुंचा था। उसकी झोपड़ी की टूटी फूटी हालत देख करके सूमो अपने चमचों से पूछने लगता है कि यांग काई यहाँ पे क्यों रहता है। उसके चमचे उसे बताते हैं कि यांग काई एक ट्रायल डिसाइपल है और सेक्ट के किसी ट्रायल डिसाइपल को अपने खाने, कपड़े और रहने का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। तो डिसाइपल की जिम्मेदारी सेक्ट की नहीं होती। और ये जो झोपड़पट्टी है इसे यांग काई ने खुद अपने आप से बनाया है। अब आगे उसका चमचा यांग काई की ये भी हालत उसे बताता है कि इस सेक्ट में हर 5 दिनों में जो ट्रायल प्रैक्टिस की जाती है उसमें सबसे ज्यादा जिसकी मार कुटाई होती है वो यांग काई की होती है। इस सेक्ट का सबसे ज्यादा निचले लेवल का एक ट्रायल डिसाइपल है। साथ ही उसे सब इतना पीटते हैं कि सब ने उसे पीट पीट के अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गेन किए हैं। इस सेक्ट में सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे होने के साथ साथ जिसके सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वो यांग काई ही है। इस पर सूमो उसे कहता है कि यांग काई की इस कंडीशन को सुन के मेरे दिल को तो अपार खुशी मिल रही है, लेकिन उसकी ये लाचारी वाली कंडीशन ना मेरी बदले की भावना को रोक नहीं सकती। अब आगे वो यांग काई को घर से बाहर निकलने के लिए आवाज देने लगता है, लेकिन यांग काई तो वहाँ होता ही नहीं। इसीलिए एक चमचा जो होता है वो उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। धड़ल्ले से जब उसका दरवाजा खोलता है तो उसके दरवाजे से उसे ही चोट लगती है। वे अंदर झांक कर देखते हैं तो यांग काई वहाँ पे नहीं होता। इसलिए सूमो अब अपना रिवेंज लेने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो उसके टूटे फूटे ही सही झोपड़े को जला देगा। तो उसका एक चमचा ये कहते हुए उसे रोकता है कि यहाँ पे आग लगाना बड़े बड़े एल्डर्स को काफी ज्यादा नाराज कर देगा। तभी वो दूसरा चमचा बताता है कि यहाँ डर किस बात की है, हमारे जो सूमो यंग मास्टर है वो इस सेक्ट के 3rd एल्डर के ग्रैंडसन है। इनके दादा का इतना बड़ा होता है तो हमें आखिर किस बात की डर। जिसमें सूमो भी उससे कहता है कि तुम लोग डरते किस बात के हो। मैं एल्डर्स के ऑफिस में ये गवाही दे दूंगा कि ये जो टूटा हुआ झोपड़ा था वो सेक्ट की खूबसूरती पे एक धब्बा लगा रहा था, इसीलिए मैंने इसे जला दिया। वो झोपड़े को जलाने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई उसे पीछे से रुकने का इशारा करता है, जिसपे सूमो उसे कहता है कि तेरी झोपड़ी जल रही है क्या जो तो मुझे रोक रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने यांग काई ही खड़ा होता है। यांग काई उससे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है तो आखिर तुम मेरे घर को क्यों जलाना चाहते हो। अगर तुम्हें इतना ही हिम्मत है तो मेरे सामने 2-2 हाथ करके दिखाओ। जिसपे सूमो उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, जब तू ऐसा कह ही रहा है तो चलो तू भी क्या याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था, मैं तुझे एक चांस दे ही देता हूँ। अब जैसे ही वो उससे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाता है, यांग काई उसे रोकता है कि 1 मिनट रुको। उसने जो इतनी मेहनत से माउंटेन से इतना सारा जो हर्ब इकट्ठा किया था उसे सही सलामत वो अपने घर के अंदर रखता है और फिर बाहर आके पूछता है तो तुम मुझसे क्या कह रहे थे। तो सूमो अपने चमचे से पूछता है कि अरे मैं इससे क्या कह रहा था, मुझे याद ही नहीं है। उसका चमचा उसे बताता है कि आप इससे कह रहे थे कि आप इसे एक चांस देंगे। उसका चमचा जिसका नाम ली होता है वो ये भी बताता है कि इस पूरे सेक्ट में इस बात की भी चर्चा है कि जो यांग काई है चाहे इसे लोग कितने भी कुत्तों की तरह पीट देते हैं ये कभी भी हार नहीं मानता। जिसपे सूमो उसे कहता है कि इसकी चिंता मत करो, मैं भी एक सख्त दिल बंदा हूँ, मैं भी इसे तब तक कूटूंगा जब तक ये मुझसे रहम की भीख नहीं मांग लेता। कि यहाँ सूमो यांग कैसे कहता है कि मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ कि अगर तुम मेरे सामने नील डाउन हो करके अपने घुटने टेक दो और अपना नाक रगड़ते हुए मुझे अपना बाप मान लो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बिना हर्ट पहुँचाए तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम भी क्या याद रखोगे कि मेरे जैसे यंग मास्टर से कभी पाला पड़ा था। जिसपे यांग काई उसे कहता है कि लगता है कि तेरे जैसे बिगड़ैल शहजादे को कभी किसी ने कुछ सिखाने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए तो तू इतना ज्यादा एरोगेंट है। तो चलो बचपन से तुझे किसी ने सिखाने की कोशिश नहीं की तो आज ये काम मैं ही कर देता हूँ।
आगे यांग उसे कहता है कि जिस बलबूते पे तू इतना ज्यादा उछल रहा है, मुझे तो लगता है कि इस लिंगशॉ पैविलियन में कोई ना कोई एल्डर्स जरूर होगा जो तेरा रिश्तेदार होगा, वरना अपना बदला लेने के लिए तू इतना नीचे नहीं गिरता और उस एल्डर की अथॉरिटी कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, तभी तो तुम अपने चमचे के साथ मेरे इस घर को जलाने के लिए आ धमके। इसमें सुमो उसे बता देता है कि वो इस सेक्ट के थर्ड एल्डर का ग्रैंडसन है, साथ ही उसकी एक सिस्टर भी है जो कि इस सेक्ट की एक कोर डिसाइपल है। और कोर डिसाइपल होने का मतलब है कि एल्डर्स के बाद वाली रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होना। आगे सुमो उसे कहता है कि ये बात याद रखना, अगर तूने मुझ पे एक उंगली भी उठाने की कोशिश की तो तेरी हड्डियों की राख भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। जिस पे यांग उससे कहती है कि उंगली क्या, लो पूरा हाथ रख दिया। कि तभी सुमो अपने चमचों से कहने लगता है कि अरे इस यांग ने मुझे समझ क्या रखा है, ये तो मेरी धमकियों से जरा भी नहीं डरता। आगे यांग उसे कहता है कि जिस एल्डर और सिस्टर की तुम बात कर रहे हो, लगता है उन्होंने तुम्हें अच्छा सबक कभी नहीं सिखाया है, और अगर मैं उनकी जगह होता तो तुझे ठीक करने के लिए अब तक तुझे कुल्लन शॉर्ट में लॉक कर दिया होता। ये वही जगह होती है जहाँ डिसाइपल्स को पनिशमेंट देने के लिए उन्हें लॉक कर दिया जाता है। अब कुल्लन शॉर्ट का नाम सुनते ही यहाँ पे सुमो डर जाता है। इस पे उसका चमचा ली उससे आके कहता है कि आप इसे यहाँ पे डराने आए थे, ना कि खुद डरने, और इस यांग की तो जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, इससे बहस करने से अच्छा है इसे मुंह के लातों से फाइट किया जाए, तभी आपका गुस्सा शांत हो सकता है। जिसमें सुमो अब यांग ऐसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और जल्द से जल्द अपनी जान की सलामती चाहते हो तो घुटने टेक करके मुझसे माफी मांग लो, वरना मैं डेफिनेटली तुम्हें इस कदर से चोट पहुंचाऊंगा कि इस दुनिया में तुम पैदा हुए थे इस बात पे रिग्रेट करोगे। जिसपे यांग उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो सीधे सीधे इस बात को कहो, यहाँ घुमा फिरा क्यों रहे हो। जिसपे सोमो उसे कहता है कि डेफिनेटली मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग के मैं 9th लेवल पे हूँ और तुम इस सेक्ट के सबसे लोवेस्ट लेवल के बॉडी टेम्परिंग के कैंडिडेट हो, और सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक डिसाइपल अपने से 3 गुना ज्यादा लेवल वाले डिसाइपल से यहाँ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि 2 डिसाइपल्स एक दूसरे से तभी चैलेंज कर सकते हैं इनकी आपस के लेवल्स एक दूसरे से मैच करती हो, या तो फिर इनकी लेवल्स की जो डिफरेंस होगी वो 3 लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सोमो अपने चमचों से कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे यांग की कोई लेवल का बराबर है जो यहाँ पे उससे फाइट कर सके। अब सब यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ जो यांग है कि बॉडी टेम्परिंग की फर्स्ट लेवल अभी तक अवेकन नहीं हुई है, इसीलिए इसके बराबरी का तो कोई यहाँ पे है भी नहीं। तभी एक नया डिसाइपल जो कि सेक्ट में हाल ही में आया है, वो आते ही सोमो का वो चमचा भी बन गया है और वो सबके सामने आता है, ये कहते हुए कि उसकी जो लेवल है वो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे है और उसने अपनी डाइट के बलबूते पे अपने शरीर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया है, इसीलिए वो यंग मास्टर सुमो के लिए यहाँ पे यांग से फाइट करेगा। लेकिन उसकी पतली दुबली बॉडी देख करके वो यांग पे तरस करता है, ये कहते हुए कि चलो मैं तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। इन 3 मूव्स का इस्तेमाल करके तुम अगर मुझे मेरी ही जगह से 1 इंच भी हटा देते हो तो तुम यहाँ पे जीत गए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो शर्त के मुताबिक हम सभी फिर मिल करके तुम्हें कूटेंगे। अब वो नया डिसाइपल हुजो जो होता है काफी कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जगह पकड़ लेता है। अभी इनकी फाइट शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन इन पे वही लड़की जिसने मास्क लगाया है वो इन्हें दूर से देख रही होती है। वो लगातार यांग पे इसी तरह से नजर रख रही है, इवन की वो उसकी वेल विशर भी है। अगर यांग कोई मुसीबत में पहुंचता है तो वो उसकी मदद भी करती है, लेकिन आज वो घबरा गई है क्योंकि यांग सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है, जिसका मुकाबला बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल के डिसाइपल हुजो से होने वाला है। अब आगे वो हुजो यही सोच रहा होता है कि इस चूहे जैसी बॉडी को तो मैं एक ही चुटकी में ही मसल दूंगा, ये बिल्ला तो मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको ले डूबती है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। यांग यहाँ तेजी से दौड़ते हुए उसे मात्र 1 पंच लगाता है और उस पंच ने ही हुजो के अंजर पंजर ढीले कर दिए होते हैं। दूसरे पंच में वो उसे हवा में उछाल देता है और तीसरी मूव के किक के साथ उस हुजो को हम जमीन पे औंधा पड़ा देखते हैं। अब उस हुजो के जमीन पे गिरते ही सुमो और उसके चमचों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वो मार्क्स गर्ल भी ये देख करके उसे यकीन नहीं होता और वो लड़खड़ा करके पेड़ से ही गिर जाती है। ये सोचने लगती है कि यांग इस सेक्ट से सिर्फ 5 दिनों के लिए ही दूर रहा है और मैंने सिर्फ 5 दिनों के लिए ही उस पर नजर नहीं रखी है। आखिर उस ब्लैक माउंटेन पे इसे ऐसा क्या मिल गया है इसके कारण इसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है, इसका तो उसे पता लगा के ही रहना होगा। आगे यांग भी ये सोच रहा होता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, वरना इस असीम शक्ति के अचानक आ जाने से सभी उस पर शक करेंगे।
आगे वो ये सोच रहा होता है कि मैंने तो बस इतनी ही पावर यूज की थी ताकि उसकी बॉडी को मूव कर सकूं, लेकिन वो इस पे कंट्रोल नहीं कर सका और उसने इसे इतना ज्यादा कूट दिया। अब ये देख करके सुमो यहाँ यांग काई पे इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को यहाँ पे सबके सामने छुपाया है, ये भी जाहिर नहीं किया कि तुम अपनी बॉडी टेम्परिंग के किस लेवल पे हो। ये तो बिल्कुल सरासर चीटिंग ही हुई। जिस पे यांग काई कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम्हारे ही बंदे ने 3 मूव्स की यहाँ पे शर्त रखी थी। चमचा ली यहाँ सुमो से कहने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ को देख करके नहीं लगता कि ये अपने बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे होगा, और लगता है कुछ ही दिनों में इसने अपने आप को प्रमोट कर लिया है। इसके हत्थे जरूर कुछ ऐसा लगा होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता। जिस पे सुमो भी अभी उससे पंगा नहीं लेता और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इस बार तो तूने होजे को हरा दिया, अपने आप को लकी ही समझो, लेकिन अगली बात याद रखना कि हमारा हिसाब किताब बाकी है, और नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सुमो यहाँ पे ये खोखली धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है। अब आगे अपनी टूटी हुई ही सही झोपड़ी को वो जलने से बचा लेता है। इसके लिए यहाँ पे यांग काई काफी प्राउड फील कर रहा होता है। वो मार्क्स गर्ल भी यहाँ यांग काई की इस सादगी को देख करके उससे पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उससे अब इतना ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी, यहाँ 24 घंटे वो यांग काई पे नजर रखने लगती है। यांग काई जब नहा रहा होता है तो वो ना चाहते हुए भी उसे चुपके से देख रही होती है और उसे ही बेशरम कह रही होती है कि ये आखिर कैसा बंदा है, यहाँ खुले में नहाता है। अब आगे यांग काई ने उस मिस्टीरियस स्टोन्स के स्किल को जो अनलॉक किया था, इसके पहले स्टोन पेज पे उसे गोल्डन प्रॉड बॉडी मिली थी। इसके वजह से उसे चाहे जितनी भी इंजरीज हो जाती है वो तुरंत ही हील हो जाती हैं। साथ ही उसकी विजन के साथ साथ उसकी सुनने की जो शक्ति होती है वो आम इंसानों से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी होती है। उसे थोड़ी सी भी आहट होने से यहाँ साफ साफ सुनाई देता था। उस लड़की के आहट करने से वो चौकन्ना हो जाता है और अपने अगले टास्क के लिए निकल पड़ता है। उसने उस ब्लैक माउंटेन से जो इतने सारे हर्ब्स इकट्ठा किए होते हैं, इन्हें कंट्रीब्यूशन हॉल ले जाता है ताकि इनके बदले में उसे कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल सके। लेकिन कंट्रीब्यूशन हॉल के ओल्ड मैंग के साथ उसकी अलग ही बसर मच जाती है जब यांग काई अपने द्वारा इकट्ठा किए गए ढेर सारे मेडिसिनल हर्ब्स को उसके सामने रख देता है। तो ओल्ड मैंग जो होता है उन सब का कम दाम लगाता है, ये कहते हुए कि जो तुमने ये हर्ब्स इकट्ठा की हैं वो सारी ही इंफीरियर यानी कि लो लेवल्स की हैं, और हर 2 हर्ब्स के बदले में मैं तुम्हें 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दूंगा। उसने टोटल 30 हर्ब्स इकट्ठा की होती हैं, इसलिए ओल्ड मैंग उनके लिए 16 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने के लिए एग्री करता है। कि तभी यांग काई जो होता है वो आजू बाजू देखते हुए उसी खास हर्ब को उसके सामने रखता है और बताता है कि ये हर्ब उसे एक गुफा में मिला था जिसकी निगरानी एक स्पाइडर मॉन्स्टर कर रहा होता है। यांग काई उसे आगे बताता है कि उसने इस हर्ब को उस मॉन्स्टर को मार करके इकट्ठा किया है। ये हर्ब देखने में काफी ज्यादा कीमती लग रहा है तो इसके अच्छी कीमत उसे मिलनी चाहिए, लेकिन वो बुढ़ा जानता था कि ये हर्ब वाकई में बहुत ही ज्यादा रेयर है। उसे चकमा देने के लिए उसे कहता है कि इस हर्ब के वो उसे सिर्फ 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही दे सकता है, क्योंकि इन जैसे हर्ब से उसका कंट्रीब्यूशन हॉल पहले से ही भरा हुआ है। अब यांग काई को इतनी कम रकम मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जो तुम मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे रहे हो, इन 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 20 डेड वुड ग्रास दे दो, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे बताया था कि 2 हर्ब्स के बदले 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले में मुझे 20 हर्ब्स दो। अब इस पे ओल्ड मैंग तो ये कहते हुए भड़क जाता है कि तुमसे मैं खरीदूंगा कुछ और प्राइस पे, लेकिन बेचूंगा कुछ और ही प्राइस पे। दोनों प्राइस सेम कैसे हो सकती हैं? जिस पे यांग काई उसे कहता है कि ये आखिर कहाँ की इंसाफी है। तुम इन्हीं हर्ब्स को मुझसे खरीदोगे तो कम कीमत करके लोगे, और जब मेरी खरीदने की बारी आएगी तो उनका कीमत तुम 10 गुना ज्यादा बढ़ा दोगे। आखिर ये कहाँ की इंसाफी है? ये तो तुमने यहाँ पे लूट ही मचा रखी है। जिस पे ओल्ड मैंग उससे कहता है कि लेना हो तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। रूल्स मैंने नहीं बल्कि सेक्ट ने डिसाइड किए हैं। सेक्ट ने मुझे इस कंट्रीब्यूशन हॉल का इंचार्ज बनाया है। सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे खरीदता और बेचता हूँ। सेक्ट के रूल्स ही हैं जिसके कारण तो तुम जैसे सेक्ट्स के इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही तुम जैसे 3000 डिसाइपल्स का पेट भरा जाता है। अब आगे यांग काई और उस बुड्ढे के बीच काफी बहस होने लगती है और लास्टली यांग काई यही डिसाइड करता है कि वो अपने सारे हर्ब्स को ले जाएगा, यहाँ पे नहीं बेचेगा। इन हर्ब्स को इन्फीरियर और लो ग्रेड कहते हुए उस ओल्ड मैंग ने डस्टबिन में फेंक दिया था। उसे वही डस्टबिन से उठा करके यांग काई को वापस देना होता है। इस
पे वो बुढ़ा मेंग उस पे बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है। अब आगे वो बुढ़ा मेंग यांग काई को कोसता ही रह जाता है, लेकिन वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। पीछे से हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अभी यांग काई का ही पीछा कर रही थी। यहाँ पे वो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो इसी ओल्ड मेंग की ही एक डिसाइपल होती है। के कहने पे वो उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ इन दोनों के बीच किसी ओल्ड इंजरी को लेकर के बातें होती हैं। अब ये किस बारे में बात कर रहे होते हैं ये हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। सीन कट होता है और यांग को हम अपने घर में देखते हैं, जो कि माउंटेन से लाए हुए उन्हीं 2 रेयर हर्ब्स का उस हांडे में उसे डाल करके जला रहा होता है, ताकि वो इसकी एसेंस का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। लेकिन जैसे ही वो 3 पत्तियों वाला सोल फ्लावर और डेड वुड ग्रास को उसमें डालता है, उसके जलने से वहाँ पे एक धुआं फैल जाता है। जैसे ही यांग काई उसे स्मेल करता है, अब इन दोनों हर्ब्स की पॉइजनस नेचर होती है की वजह से यहाँ यांग काई का माइंड जो होता है वो सुन रह जाता है। धीरे धीरे जो होती है उसकी एनर्जी एक्सॉस्ट होने लगती है और वो गिर जाता है। अभी मिस्टीरियस स्टोन में जो लिखा था यांग काई के साथ उल्टा ही हो रहा था। लेकिन यांग काई कभी ना हार मानने वाले में से एक है। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी स्ट्रेंथ बना ली है। ये डिसाइड कर लेता है कि चाहे ये हर्ब्स जितने भी टॉक्सिस और पॉइजनस क्यों ना हो, वो इस इंसेंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के लिए ह्यूमन की पोटेंशियल की हर लिमिट को क्रॉस कर देगा। और ऐसा करने के लिए वो अपनी गोल्डन प्राउड बॉडी को एक्टिवेट करता है। 6 घंटों में वो हर्ब्स जलकर राख हो जाते हैं और उसकी जो सारी एसेंस होती है वो यांग काई की बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाती है। अब इन हर्ब्स के तुरंत खत्म हो जाने की वजह से यांग काई थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि कल्टीवेशन में जिस इंक्रीज की बात उस मिस्टीरियस स्टोन में लिखी गई थी वैसा बिल्कुल नहीं होता। यांग काई ने इन हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए अपनी मेहनत के साथ साथ 38 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी गवा दिए होते हैं। अब आगे सीन चेंज होता है और हमें सुमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने सुनहरे ख्वाब देख रहा होता है। उसकी न्यू क्रश जो होती है, जो कि उस राइस बेचने वाले सेलर की बेटी होती है। उस सुमो का दिल उसकी बेटी पे आ गया होता है, जिसे वो हर रोज अपने सपनों में देखा करता है। यहाँ उसे लग रहा होता है कि वो एक्चुअल में उसे किस करने वाला है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने अपने चमची ली को देखता है और उसे ही किस करने वाला था। लेकिन ली का चेहरा देख करके वो अपने सुनहरे सपने से जाग उठता है और अपने सभी चमचों को फटकार लगाता है कि आधी रात में तुम मेरे घर पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। कि चमचे उससे कहते हैं कि बॉस, आप ही ने तो हमें यहाँ पे बुलाया है कि आप मीटिंग करके ये फैसला कर सको कि आखिर उस यांग काई से कैसे बदला लेना है। अब उसका चमचा ली यहाँ पे यांग काई को बदला लेने के लिए एक खास आइडिया देता है, जो कि उसके कानों में फुसफुसा के कहता है। सुमो इस आइडिया को सुनते ही कहता है कि अब ये हुई ना बात, अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखो उस यांग काई को हम कैसा मजा चखाते हैं। अब अगली सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांग काई अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए वो एक ट्रायल डिसाइपल होने के कारण उसे सेट का काम भी करना है। यहाँ पे उसे एरिना को सफाई करने का काम दिया गया है। अब उसे इस सेक्ट में टिके रहने के लिए यहाँ का काम करना ही पड़ेगा। यहाँ वो सोच ही रहा होता है कि उसे जल्द से जल्द अपना ये काम फिनिश करना है, ताकि वो फिर से उस हांडे में इंसेंस को बर्न करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दे। कि तभी अपने बने बनाए प्लान को यहाँ फॉलो करते हुए वही चमचा ली यांग काई के पास आता है और उससे खूब सारी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच पूरी एपिसोड खा जाए इतनी लंबी टॉक होती है, लेकिन इन दोनों के बीच मेन पॉइंट वाली क्या बातें क्या होता है ये जान पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। वैसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पॉन्स रहेगा, मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन गाइज, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। टिल देन गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।